Welcome to CR International Online Classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा कल हमने अपनी जो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, जो हमारी सामाजिक और राजनीतिक जीवन जो बुक चल रही थी, उसमें चैप्टर पढ़ रहे थे हम ऑन इक्वालिटी यानी कि समानता। उसके हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, ठीक है, जिसमें हमने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा था, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने क्वेश्चंस किए थे। तो बेटा उसके नेक्स्ट क्वेश्चन आज हम कंटिन्यू करेंगे। प्रश्न नंबर 10, लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जिसका मीनिंग हमने कल भी देखा था। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है कि सभी वयस्क 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो नागरिक हैं उनको वोट देने का अधिकार है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, उनकी जाति कुछ भी हो, शिक्षा का स्तर कुछ भी हो, अमीर हो या फिर वो गरीब हो, सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार समानता के विचार पर आधारित है। आपने देखा ना कि यहाँ सभी लोगों को समान समझा गया है और लोकतंत्र में सभी लोग समान हैं, इसीलिए लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 11, नागरिक अधिकार अधिनियम किस वर्ष पास हुआ? बेटा नागरिक अधिकार अधिनियम, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में ये आंदोलन हुआ था, नागरिक अधिकार आंदोलन जो था ये 1964 ईस्वी में पास हुआ। कौन सी ईस्वी में पास हुआ बेटे? ये 1964 में। प्रश्न नंबर 12, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व क्या हैं? लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व हैं लोगों की भागीदारी, संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान, समानता और न्याय। देखो बेटा, लोगों की भागीदारी, लोग कैसे सरकार के काम में भागीदारी करते हैं? लोग वोट डालते हैं, ठीक है, और धरने देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, रैलीज निकालते हैं। ये सब तो हो गई लोगों की भागीदारी सरकार के काम में, कि किस तरीके से अगर उनका सरकार के प्रति कोई उनको विरोध जताना है तो वो धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, ये तो उनकी भागीदारी हो गई। और संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान, कि कोई भी झगड़ा है तो उसका शांतिपूर्ण समाधान किया जाता है। समानता, सभी लोग समान हैं। आपने पहले भी क्वेश्चन में पढ़ा कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो है वो सभी नागरिकों के लिए है, सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। और न्याय, सभी लोगों को एक जैसा ही न्याय मिलेगा। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति अमीर है तो उसके लिए कोई अलग रूल हो या गरीब के लिए कोई अलग रूल, ऐसा नहीं है, ठीक है। प्रश्न नंबर 13, अपने क्षेत्र में लागू की गई किसी एक सरकारी योजना के बारे में पता लगाइए। इस योजना में क्या किया जाता है और यह किसके लाभ के लिए बनाई गई है? तो हमारे क्षेत्र में गवर्नमेंट ने बहुत सारी सरकारी योजनाएं शुरू की हैं, तो उनमें से एक योजना है आपकी सर्व शिक्षा अभियान। कौन सी है बेटा? सर्व शिक्षा अभियान, इसे हम SSA भी कहते हैं। अब इस योजना में क्या किया जाता है? इस योजना के अंतर्गत उन बच्चों को शिक्षा दी जाती है जो किसी कारणवश शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, मीन्स गरीबी है, पैसे की कमी है या कोई भी रीजन, उन्हें पढ़ाने वाला कोई नहीं है, तो उन बच्चों को शिक्षा दी जाती है, ठीक है। यह किसके लाभ के लिए बनाई जाती है? यह योजना मुख्य रूप से दलित बच्चों को लाभ देने के लिए बनाई गई है, क्योंकि जो दलित स्टूडेंट हैं वो ज्यादातर पुअर हैं और पुअर होने के कारण उनके पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं हो पाता कि वो उन्हें स्कूल भेजें, तो गवर्नमेंट उनकी स्कूल में फीस माफ कर देती है, उन्हें यूनिफॉर्म देती है, बुक्स प्रोवाइड कराती है ताकि वे बच्चे स्कूल आ सकें। प्रश्न नंबर 14, संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश को पढ़िए और ऐसे 2 तरीके बताइए जिससे यह अनुच्छेद असमानता को दूर करता है। अनुच्छेद नंबर 15, तो इसमें कौन कौन से 2 तरीके हैं? पहला तरीका है, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। मतलब जो राज्य आया है हमारे देश के लिए, किसी भी नागरिक को उनकी धर्म की, उनका धर्म क्या है, वो किस जाति के हैं, कहाँ उनका जन्म हुआ है, लिंग वो स्त्री हैं या पुरुष हैं, इसके आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। नंबर 2, सभी नागरिकों को सार्वजनिक भोजनालयों, पार्कों,
तालाबों, पूजा घरों और स्नान घाटों का प्रयोग करने की पूर्ण अनुमति है।